हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं इंडियन पॉलिटी के नए टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रेसिडेंट। आइए हम आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरह होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है कि जो 18 साल से ऊपर लोग हैं वो डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे वो किसको चुनते हैं? एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ग्राम प्रधान को चुनते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, वो मेंबर जो चुन के यहां से जाते हैं वो किसी और को चुनते हैं, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, जैसे कि आपके प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, एक ब्लॉक प्रमुख होता है। ठीक है, एक होता है आपका ब्लॉक प्रमुख हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, आपका चीफ मिनिस्टर मान लीजिए आप। ठीक है, एक आपका प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे चीफ मिनिस्टर होता है उसको हम नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग ही कहते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर होगा हमारा। ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए लोग ही कहते हैं ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए लोग वोट डालते हैं और बताते हैं ये प्रेसिडेंट होगा हमारा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इनके प्रोसीजर क्या होता है चुनाव का। ठीक है, तो चुनाव भी अलग। अच्छा हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है। दरअसल बात ये थी 1848 में। 1848 में एक लुइस नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति था। 1848 में लुइस नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति था, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना गया। तो उसने ये कह दिया कि क्योंकि जनता ने हमको चुना है तो हम यहां के राजा हैं। वहां मोनार्की सिस्टम आ गया। तो टू अवॉइड मोनार्की सिस्टम, ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन इन ऑल द कंट्री फॉर प्रेसिडेंट। ओके, आप अमेरिका में ले लीजिए तो अमेरिका में भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, इलेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं जो हम लोग डालते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट पोस्ट वोट सिस्टम। ठीक है, एक होता है आपका जिसमें प्रेसिडेंट का होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, इसी प्रकार एक और होता है उसको बोलते हैं बोर्डा। ठीक है, इसी प्रकार एक और होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री वोट। ठीक है, इसी प्रकार एक और होता है अल्टरनेटिव वोट प्लस। देखिए, ये दोनों तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मैं फिर भी बता देता हूं थोड़ा बोर्डा सिस्टम के बारे में। बोर्डा सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि 4 मेंबर खड़े हुए, ये थोड़ा सा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे 4 मेंबर खड़े हुए, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। एक है एम नाम का व्यक्ति, एक है एन नाम का व्यक्ति, एक नाम है ओ नाम का व्यक्ति, एक है पी नाम का व्यक्ति, एक है जेड नाम का व्यक्ति। इसी प्रकार नंबर के व्यक्ति हैं। एम नाम के व्यक्ति ने फर्स्ट प्रेफरेंस बी को दिया, इसने सेकंड प्रेफरेंस सी को दिया, थर्ड प्रेफरेंस डी को दिया और चौथा प्रेफरेंस ए को दिया। ठीक, इसी प्रकार इसने भी दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और 3 2 1 4। ठीक है, 4 1 3 2 2 1 3 4। ठीक है, अब आप ये मान चलिए जो ए को वोट मिला, ठीक है, एम ने दिया, ये इसकी वोट वैल्यू होगी 1/4। ठीक है, इसकी वोट वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसकी वोट वैल्यू होगी 1/2, इसकी वोट वैल्यू होगी 1/3। ठीक है, अब इसकी वोट वैल्यू होगी 1, इसकी होगी 1/2, इसकी होगी 1/3, इसकी होगी 1/4
4। इसी प्रकार फिर इनको काउंट करते हैं, फिर जिसके ज्यादा होते हैं उसको करते हैं। ये छोटा सा मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया बोर्डा सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बात करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में, और इंडिया से रिलेट करेंगे आपको यहां के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, ठीक है। अपने यहां क्या होता है, एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन मेंबर प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेता है? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, सभी राज्यों के एमएलए, ठीक है, मतलब विधायक भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑल इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमपी, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऑल नहीं सॉरी एमएलए ऑफ 2 यूटीज, फर्स्ट है पौंडीचेरी, सेकंड नंबर है आपका दिल्ली, ठीक है। तो ये लोग पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि जैसे हम लोग का क्या है, हम लोगों ने एक वोट दिया तो हम लोग का वो एक वोट काउंट होता है, बट इसमें क्या होता है, एमएलए और एमपी जो होते हैं उनके वैल्यू वोट अलग अलग होता है। देखिए मैं बताता हूं कि एक एमएलए का वैल्यू वोट कितना होता है। देखिए वैल्यू वोट of 1 MLA is equals to total population of that state upon elected MLAs of that state, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं यूपी का, ठीक है। यूपी में क्या है तो, और सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1971 का पॉपुलेशन लिया जाता है, क्योंकि 1971 के बाद एक कमिटमेंट आया था जिसके थ्रू ये था कि ना तो लोकसभा सीट बढ़ेगी ना तो राज्यसभा सीट बढ़ेगी। उसका रीजन ये था क्योंकि जो वो स्टेट थे सारे के सारे नॉर्दर्न साइड के, वो क्या कर रहे थे, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रहा था उनमें, और जो केरला साउथ साइड के थे उनमें डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने क्या कर रखा था, फैमिली प्लानिंग ला सकती थी, तो इसके थ्रू क्या हो रहा था, वैल्यू वोट, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एमएलए का वैल्यू वोट बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जाएगा। तो इसलिए 1971 का हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, अभी लेटेस्ट का नहीं काउंट करते हैं। तो 1971 में यूपी की पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन ऑफ यूपी कितनी थी, 8,38,49,775, ठीक है। और आपकी हाँ ये हो गई, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे यहां पर 8,38,49,775। अब यहां पे इलेक्टेड मेंबर यूपी में कितने हैं, 403, सॉरी 1/1000 यहां करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, इंटू 1/1000, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी यहां की 208.63063, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके 208 वैल्यू वोट काउंट किया जाता है। तो यूपी के एक एमएलए का वैल्यू वोट होता है 208,
8। इसी प्रकार दिल्ली के एमएलए का वैल्यू वोट क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे ही हम दिल्ली का कैलकुलेट करेंगे। वेस्ट बंगाल का, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का कितना है आपका 151, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन वगैरह काउंट करके निकल के जैसे 208 उसका है, इसका 151 निकल के आया, ठीक है। दिल्ली का आपका आएगा इसी प्रकार 58। और जो दिल्ली और पौंडीचेरी है ना, वो एक अमेंडमेंट के तहत इसमें एमएल वो आया था, लेजिस्लेटिव असेंबली आई थी, ठीक है। ये इसी प्रकार क्या करेंगे, अब जैसे कि एक वैल्यू वोट यूपी का कितना निकला था 208, ठीक है। जब हम एमपी का निकालेंगे तब ये दोबारा फिर काम आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूं, वैल्यू वोट ऑफ 1 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स टू टोटल वैल्यू वोट ऑफ ईच स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज, ठीक है। अब टोटल वैल्यू ऑफ ईच स्टेट, अब देखिए ये कैसे निकालेंगे कि जैसे कि एक एमएलए का वैल्यू वो 208 था है, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि अपने यहां कितने 403 है, तो यूपी के वैल्यू वोट निकलेगा 208 इंटू 403, ठीक है। अब दिल्ली का इसी तरह निकालेंगे आप, दिल्ली का कितने 58 है, तो 58 यहां का वैल्यू वोट है एक एमएलए का, और 70 यहां पर एमएलए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप निकालेंगे वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में क्या है 294, एक मिनट, हाँ, यहां का वैल्यू वोट कितना है 151, ठीक है, इंटू 294, ठीक है। इन सभी को निकाल करके सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड करेंगे। अब जो टोटल नंबर ऑफ एमपी कितनी है, ये है 543 प्लस 233, ठीक है। इनसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू वोट निकल के आती है, एक एमएलए का वैल्यू वोट निकल के आता है 708। अगर एक एमपी वोट देता है तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 708। अगर यूपी का एक मेंबर वोट देता है तो उसकी वैल्यू निकलेगी 208, ठीक है। अगर दिल्ली का कोई मेंबर वोट देता है तो उसकी निकलेगी 558। अगर वेस्ट बंगाल का कोई एमएलए वोट करता है तो उसकी वैल्यू होगी 151, ठीक है। चलिए, मैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो भी इंसान प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ रहा है, नॉमिनेशन लेटर भर रहा है, वो किसी भी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। लाभ के पद कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये जितने भी हैं लाभ के पद नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि रामनाथ कोविंद जी जो थे वो बिहार के गवर्नर थे जब उन्होंने नॉमिनेशन लेटर भरा था, किसके लिए, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। अगर वो रिजाइन ना भी करते बिहार के गवर्नर पद से तो भी वो चुनाव लड़ सकते थे, मगर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसी प्रकार प्रणब मुखर्जी जी थे, ठीक है। चलिए, मैं दूसरी चीज बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट। जब कोई नॉमिनेशन लेटर भरता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 50 प्रपोजर होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, जो नाम प्रपोज करें प्रेसिडेंट का कि ये इंसान प्रेसिडेंट हो। ये नहीं कि हम चले जाएं, हम कहते हैं हम भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 50 प्रपोजर होने चाहिए, और ये 50 प्रपोजर और सेकेंडर्स वही होंगे जो भाग ले रहे हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालने के लिए, ठीक है। अब ये हो गए, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावक, इनको हिंदी में बोलते हैं अनुमोदक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो भाग ले रहे हैं,
ठीक है, ये किसी और के प्रपोजर और सेकेंडर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रेसिडेंट के जो लिए लड़ रहा है उसी के प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 15,000 जमानत राशि जमा करनी पड़ती है आरबीआई के पास। ठीक, चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर टोटल वोट का 1/6 पार्ट नहीं मिला तो ये 15,000 जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रस्तावक और अनुमोदक। ठीक, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि हम एक एज्यूम करते हैं, जैसे कि 4 मेंबर्स हैं, एक ए है, ठीक, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ठीक, मोहन जो कि एक एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, इसने कहा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये, अगर पहले नंबर पे बी बन जाए, अगर बी ना बन पाए तो सी बन जाए, सी ना बने तो ए बन जाए, ए ना बने तो डी बन जाए। ठीक, सबको प्रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट होता है। अब एक रोहन नाम का बंदा है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक, इसने कहा सी बन जाए, सी ना बने तो डी बन जाए, डी ना बने तो ए बन जाए, नहीं तो फिर बी बन जाए। ठीक, एक रतनदीप बंदा आया, ठीक, जो कि एमएलए है यूपी का। ठीक, इसने कहा या तो बी बन जाए, या तो सी बन जाए, या तो डी बन जाए, नहीं तो फिर ए बन जाए। ठीक, इसी प्रकार रजनी आई, रजनी ने कहा कि या तो ए बन जाए, या बी बन जाए, या सी बन जाए, या डी बन जाए। ठीक, अब इनके सब इसी प्रकार सारे मेंबरों ने वोट किया। ठीक है, और वोट करने के बाद डिसाइड किया। अब एक बात और अभी बताऊंगा, चलिए मैं बाद में बताता हूं। ठीक है, कि ये बन जाए। अब क्या होगा, इन सभी का फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, सभी का फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका। अगर नहीं समझ पाए तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब इनके ये नहीं कि सारे वोट काउंट, सबसे पहले इनके फर्स्ट वोट काउंट किए जाते हैं। अब जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस 24% लोगों ने दिया, बी को फर्स्ट प्रेफरेंस 23% लोगों ने दिया, ठीक है, डी को फर्स्ट प्रेफरेंस 18% लोगों ने दिया। तो 8 4 12 3 15, ठीक है, 8 4 12 3 15, ठीक है, तो यहां बचा 5, ठीक है, 2 2 4 1 5 6, एक मिनट, हाँ 4, ठीक है। अब देखो काउंट करिए इसको दोबारा, 100 आ रहा है, ठीक है, 4 8 4 12 12 3 15 15 5 20, 0 2 15 2 2 4 2 6 7 4 11 हो जाएगा, सॉरी ये 35% हम काउंट कर लेते, ठीक है। तो ए को कितने ए का फर्स्ट, कितने लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया? 24% लोगों ने, ठीक है। बी को कितने परसेंट लोगों ने किया? 23% लोगों ने, ठीक है। सी का फर्स्ट प्रेफरेंस कितने परसेंट लोगों का था? 18% लोगों का, ठीक है। डी का फर्स्ट प्रेफरेंस कितने परसेंट लोगों का था? 35% लोगों का, ठीक है। अब ये बात बहुत अच्छे से समझिए, इन सभी का कैलकुलेशन 100% आ रहा है, फिर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे कम लोगों ने सी को प्रेफरेंस दिया है, 18% लोगों, तो सी जो है वो रेस से बाहर हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं नॉर्मली लेता, ठीक है, तो क्या होता कि डी विजेता होता, बट डी विजेता नहीं होगा, डी विजेता नहीं होगा। अब क्या होगा, जो सी का वोट है वो इनमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो सी का सेकंड प्रेफरेंस जितने लोगों का था ना, वो इधर सी ने कहा कि सी में कुछ परसेंट लोगों ने कहा कि, जैसे कि सी में 7% लोगों ने कहा कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस ए था, 2% लोगों ने कहा कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस बी है, और 7 2 9% लोगों ने कहा कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस डी है। अब हम इनका वोट काउंट करते हैं, तो 24 31%, ठीक है, 23 2 25%, ठीक है, 35 और 9 कितना आता है?
44%। तो अभी भी अब क्या है, 31% इसका हो गया, 25% इसका हो गया, 44% इसका हो गया। ठीक है, अब इसका रूल तो यही होता है कि 50% प्लस 1 वोट हो। ठीक है, और एक बात और बताते हैं, ये जरूरी नहीं, ये एक एमएलए का जो वोट है ना, यूपी के एमएलए के, ये 208 आएगा। ठीक है, और जो 1 एमपी का जो वोट आएगा ना, वो 708 आएगा। अगर एक एमपी ने वोट कर दिया और 2 एमएलए ने वोट किया, तो ये मान लीजिए कि एक एमपी का वोट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा 2 एमएलए के वोट से। समझ रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जानने वाली बात है कि कुछ लोग इस चीज को नहीं इलैबोरेट करते हैं। मैं आपको एकदम एक एक चीज बता रहा हूं। अब देखिए 208 काउंट करिए, 208 16 4, ये 416 ही आया, ये 708 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वोट इतना आ गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये जो 25% है, अब बी जो है इसका कम है, तो बी जो है वो रेस से बाहर हो जाएगा। अब बी का जो थर्ड प्रेफरेंस जिसने दिया बी को, ठीक है, उनको अब ट्रांसफर, उनका वोट होगा। जैसे कि बी के कुछ लोगों ने इसको कहा कि 12%, साथ मान लीजिए 5% लोगों ने, बी को 5% लोगों ने कहा कि हमारा थर्ड प्रेफरेंस डी है, तो होता है ये 49%। ठीक है, और ये होता है आपका जो बचा हुआ कितना, 5% हुआ था ना। हाँ, अब 20% लोगों ने कहा मेरा प्रेफरेंस ये है, तो इसको कितने वोट मिल गए, 51% वोट। ठीक है, तो विनर कौन हो गया, ए। विनर कौन हो गया, ए। ना समझ में आए तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस चीज को दोबारा आपको सेकंड वीडियो में और अच्छे से बता सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका चुनाव की प्रक्रिया, ये रही आपकी चुनाव की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें क्या हो रहा था, एक एक वोट जो था वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रहा था। अभी मान लीजिए पता चले कि 2 वोट एमएलए के ट्रांसफर हुए, ठीक है, एक एमपी का वोट ट्रांसफर हुआ, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एमपी की वैल्यू वोट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। टोटल वैल्यू होती है वोट की 10,98,000 आपकी 882, ये होती है टोटल वैल्यू। मतलब इतने वोट पड़ते हैं, ये मान लीजिए आप इतने वोट का ही होता है। जो मैं परसेंटेज ले रहा था इन्हीं पे, इसी को आप 100% मान के चलिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका चुनाव। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इंपीचमेंट के बारे में। अब मैं आपको इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बताता हूं। ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए 5 साल से टेन्योर मतलब कंप्लीट होने से पहले हटाना। ठीक है, इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक है, अब ये बिल दोनों भी में से किसी भी हाउस में आ सकता है, वो राज्यसभा में बिल आ सकता है और लोकसभा में बिल आ सकता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस भी सदन में वो बिल आएगा 1/4 मेजॉरिटी उस बिल को सपोर्ट करेगी। ठीक है, कि हाँ हटाया जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद बहस होगी, और बहस होने के 14 दिन पहले, बहस और वोट होने के 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को अपने पद रखने के लिए एक नोटिस दे दी जाएगी कि इतनी तारीख को बहस मतलब होनी है। ठीक, अब देखिए ये जो बिल है जिस भी इस हाउस में अगर आया, तो इस हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। ठीक, अब इसमें अगर ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो ये बिल इसमें चला जाएगा। ठीक, अब इसमें बहस होगी, अगर ये भी 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देता है तो प्रेसिडेंट का पद रिक्त माना जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट का पद खाली माना जाएगा। ठीक है, अब अगर लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी से नहीं पास हुआ तो ये बिल यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, चाहे राज्यसभा के सारे मेंबर ये कहें कि प्रेसिडेंट हटना चाहिए अपने पद से, ठीक है, अगर यहां 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर बिल
इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। अगर इसमें आया तो 1/4 मेजोरिटी से पहले ये करे और फिर 2/3 मेजोरिटी से पहले पास करे, इसको फिर पास करे, ठीक है। तो इस तरह का पूरा सिस्टम चलता है, इस तरह का पूरा चेंज चलता है। या तो इसमें बिल आए या तो इसमें बिल आए, ये 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे, इसके पास चला गया, ये 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगा, अपने आप प्रेसिडेंट हट जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, अगर प्रेसिडेंट अपने पद पे नहीं रहता है, ठीक है, तो उसकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट उसका कार्यभार संभालता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट अपने पद पे नहीं रहता है, चलिए खत्म हो गया, प्रेसिडेंट अपने पद पे नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो पद संभालता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन संभालता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट संभालता है, ठीक है जी। तो ये हुआ, ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि 25 आपने ये चीज देखी होगी, 25 जुलाई को ही जितने भी प्रेसिडेंट है वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, 25 जुलाई 1977 को ऐसा ये शपथ लें, ऐसा कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। रीजन ये है, देखिए 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ लिया था, ठीक। और उसके बाद से ना कोई कैजुअलिटी हुई है, ठीक है, सभी का टेन्योर सही रहा है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे ना, वो निर्विरोध चुनाव जीते। निर्विरोध का मतलब ये होता है कि उनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ था, ठीक। तब से क्या हुआ, 25 जुलाई 1970 से सभी लोग ओथ ले रहे हैं, ठीक है जी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपीचमेंट के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग इंपीचमेंट कोई भी डिसीजन अगर प्रेसिडेंट लेता है तो वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि प्रेसिडेंट का चुनाव 6 महीने के अंतराल में हो जाना चाहिए अगर प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं है, ठीक। चौथी चीज ये है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट के पद पे रहते कोई डिसीजन लेगा तो वो भी वैलिड माना जाएगा। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत अच्छी चीज है वो। जैसे कि मैंने बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर और एंग्लो इंडियन है ना, वो भाग नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, मगर एक ऐसा एंग्लो इंडियन रहा है जिसने प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लिया है, ठीक है। अब वो कौन सा रहा है, ठीक है, उनका नाम है डेरेक ओब्रायन, ठीक है। ये डेरेक ओब्रायन ने प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लिया है। अब सोचने वाली बात है कि जब मैंने मना किया है कि ऐसा नहीं होता है तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? देखिए पॉसिबल ऐसे हुआ कि जो डेरेक ओब्रायन थे वो वेस्ट बंगाल से एमएलए थे, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि एमएलए भाग ले सकते हैं, तो एमएलए के थ्रू इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो सभी को पता है 5 साल के लिए होता है। ओके गाइस, ये रहा प्रेसिडेंट का टॉपिक। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। उसके आगे वीडियोस में मैं सीएजी और उसके आगे वीडियो में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस तरह से यूनियन के काफी पार्ट्स को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसी प्रकार की हमारी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू गाइस।